भारत बंद होने से देश को हुआ नुकसान, कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं हुई। रोडवेज बस में एक महिला मिली बेहोश, महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओटीटी गाइडलाइंस पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, कहा सेंसर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, एडल्ट कंटेंट पर उठाने होंगे कदम। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। आज भारत बंद होने से बहुत से कारोबार ठप हो गए। दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक दिन के भारत बंद का आह्वान किया था। 26 फरवरी यानी कि आज भारत बंद था। काप ट्रांसपोर्टर्स ने भी समर्थन करने का ऐलान किया था। दोनों ही संगठनों ने भारत बंद के दौरान कोई भी व्यावसायिक गतिविधि न होने, ट्रकों के पार्किंग में ही खड़े रहने का दावा किया है। कैट का दावा है कि देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों से जुड़े 8 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखा, जिससे देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में तस्कर खुलेआम पेट्रोल की तस्करी कर रहे हैं। तस्कर डिब्बों और प्लास्टिक के गैलन में नेपाल के पेट्रोल पंपों से तेल भरवाकर भारत में बेच रहे हैं। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल से कम कीमत में पेट्रोल और डीजल लाकर भारतीय पेट्रोल पंपों से भी कुछ कम दाम में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल और डीजल का दाम काफी कम है, जिस वजह से आजकल पेट्रोल की अलग तरीके से जमकर तस्करी की जा रही है। हम नेपाल से आ रहे हैं। क्या करने गए थे नेपाल? हम अपने बाइक में पेट्रोल डलवाने गए थे, क्योंकि नेपाल में बहुत सस्ता पेट्रोल है और इंडिया में बहुत महंगा पेट्रोल है। अगर हम वहाँ से 10 लीटर भरवाते हैं, अगर इंडिया से 10 लीटर भरवाते हैं, नेपाल से भरवाते हैं, तो हमारा 250 रुपये का फ़ायदा होता है, जो हम दिन भर में नहीं कमा पाते। और इसी की वजह से हम लोग वहाँ से तेल भरवाते हैं। तो यार बॉर्डर तो बंद है, फिर ऐसे कैसे? अब ऐसे इधर उधर से जाते हैं, खेत के रास्ते से, इधर उधर के रास्ते से चले जाते हैं। से आ रहे हैं चाचा, क्या करने गए थे आप? नेपाल में गए थे तेल लेने के लिए। अपने इंडिया में बहुत महंगी है, वहाँ 20-25 रुपया सस्ता मिलता है, मेड़ जाना पड़ता है। अच्छा। और यह बॉर्डर बंद है, इसके लिए परेशानी है ज़्यादा। इसी बॉर्डर से क्रॉस करके मेड़ जाना पड़ता है, उधर से लेके आते हैं, फिर अपना काम चलता है, ख़त्म होता फिर जाते हैं, लेके आते हैं। आप रहने वाले कहाँ के? भारत के। क्या चाचा? हम ये कह रहे हैं हाँ, कि यहाँ की जमीन बेच के चले गए बगामा की, ये जो अभी खड़ी हैं। हाँ हाँ, कब बेची जमीन ये? जब हीरालाल आया हमारे कह रहा है हाँ कि बेच दिया। हाँ, तो हमका क्यों बेच दिया भाई? हाँ, तुम्हारे रहते हो क्यों बेच दिया? हाँ, तो कह रहे अब हम क्या जाने क्यों बेच दिया, हमका ये हम नहीं जानते। उसके बाद आया, अब पता नहीं, वो कुछ दिन के बाद आया नहर पे। आप हीरालाल के कौन हैं? हम भतीजे हैं। भतीजे हीरालाल के। हीरालाल के मौजूदगी में ये जमीन हीरालाल की बेच के चली गई? नहीं, उसके बाद में आई बेची है। अच्छा, जब वहाँ कुछ बेची होंगे, हम वहाँ क्यों नहीं देखने गए? दिल्ली कितना बेचा किया गया, तो दिल्ली नहीं गए देखने। जब हीरालाल ये कह रहे थे कि वो गलत निकल गई। हमका तुम्हारे रहते हो कैसे गलत निकल गई? हाँ। पहले निकल गई थी, उसको आपने छोड़ दिया, अब दूसरी क्यों निकल गई गलत? हाँ। आप जाने, आपकी मर्जी जाने। बिल्कुल, हमारे कोई वो नहीं है जी। तो उसके बाद आए, वहाँ नहर पे गिरे पड़े, कने कोई सनेसा दिया हमका, वही हम भी ऐसा कहा वही हीरालाल, बहुत हीरालाल होंगे। तो पता लगा हकीकत हीरालाल निकले। तो आज रोए गा रहा है। हम कहा भैया बात सुनो, रोने गाने से काम नहीं चलेगा। तुम प्रॉपर्टी बना रखे हो दिल्ली में, इधर देखो। अब यहाँ कोई है नहीं, यहाँ तुम्हारा जतन कौन करेगा? पहले बात तो ये भी, यहाँ जतन कौन करेगा? 5 महीना तो पेट झर रहा था, बिहार मार रखा था। उसके बाद हम कहा भाई एक ही उपाय है, आप यह बेचो, हम ले तब दवाई कराए, नहीं तो नहीं कराएंगे भाई। जो बात कहना सफा कहना। हमारी उनकी यही बात हुई। वहाँ दिल्ली की जो जमीन है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर थाना क्षेत्र के एक गांव में मजदूर की पेड़ से लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छोटू लगभग पिछले 10 सालों से किसानों के यहाँ मजदूरी का काम करता था। मृतक की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे भाई की हत्या की गई है। पिछले 3 सालों से वह जिनके यहाँ मजदूरी का काम कर रहा था, उन्होंने अभी तक मजदूरी का हिसाब नहीं किया है। इससे पहले भी पैसों के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ईसीएमओ ने निजी अस्पताल के संचालक से 1 लाख रुपए की घूस मांगी है। इस घटना का ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि ये मामला नगर के सांडी रोड पर स्थित न्यू लखनऊ हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का है।
दरअसल हाल ही में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई डॉक्टर स्वामी दयाल का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक निजी अस्पताल संचालक से 1 लाख रुपए घूस की मांग की जा रही है, जिसकी जांच उप निरीक्षक संजय सिंह थाना बिलग्राम द्वारा की गई, लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। हमारे यहाँ आरटीए केस आया था जिसमें 17 लोग आए थे। उसमें सभी को फर्स्ट एड दे दिया गया, इमरजेंसी मेडिसिन के साथ जितना हमारे स्टाफ ने और सबने मिलके इमरजेंसी एड में सब कुछ दे दिया। उसके बाद 12 लोगों को तो प्राथमिक उपचार दिया गया, जो कि जो मामूली तरीके से घायल थे। बाकी 5 लोगों को, बाकी 12 लोगों को जिला अस्पताल के लिए फर्दर इलाज के लिए उनको रेफर कर दिया गया। 12-13 फरवरी में मुझे वो रजिस्ट्रेशन निरस्त का ऑर्डर मिला। फिर मैं उसके बाद डॉक्टर स्वामी दयाल के पास गया और मैंने कहा, सर ये मेरा रजिस्ट्रेशन आपने क्यों निरस्त कर दिया? तो कहने लगे कि अब जेल की तैयारी करो और हॉस्पिटल भूल जाओ। तो मैंने कहा, सर आप 23 दिसंबर में हमारा रजिस्ट्रेशन निरस्त कर रहे हैं और भेज हमें आप फरवरी में रहे हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं भेजा? कहने वो मेरा काम है, मैंने किया है। अब जो तुम बस सिर्फ जेल की तैयारी करो और भूल जाओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा और मेरी रिपोर्ट को कोई भी काट नहीं सकता है। तो मैंने कहा, सर ये तो गलत है, आपने तो इतना पैसा भी लिया, उसके बाद ये सब कर रहे हैं आप। तो कहने लगे, वो अब तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ जो डॉक्टर काम करते हैं उनको उनकी डिग्री जमा करा के तुम्हें जेल तो भेजेंगे ही। तो बस यही है कि वो पूरी तरीके से मेरे पर हावी थे, क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा था, हॉस्पिटल को लेकर मैं चिंतित था। समाज सेवा का भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन इन लोग क्या पता, मैंने ये समझ लो कि मैं कई बार हर सालाना मैं कैंप करता हूँ, लेकिन अब क्या बताऊँ कि पैसा तो इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन अब वो मुझे मेरा शोषण करते चले गए। बहुत उन्होंने मेरा शोषण किया है। अब मैं हताश हो चुका हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है उनका मजबूरी में। मैं जब वीडियो बना रहा था तो उन्होंने फोन मेरा यहाँ पे रखा हुआ था ऊपर, तो ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा ये फोन नीचे रखो, उन्होंने मेरा जी ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा प्रकरण है मुझे बताइए। ये प्रकरण हमारे हॉस्पिटल का है। मेरा हॉस्पिटल सांडी रोड पर न्यू लखनऊ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के नाम से संचालित है, जो कि हम सोसाइटी द्वारा उसको चला रहे हैं। 24 नवंबर 2020 को हमारे यहाँ एक पेशेंट आया, श्वेता पत्नी सुशील कुमार, जिसका हमारे यहाँ इलाज हुआ। इलाज के बाद हमारे जो डॉक्टर्स उपलब्ध थे हमारे हॉस्पिटल में, उन लोगों ने उसका इलाज किया। इलाज के बाद उसको 2.5 घंटे तक इलाज के बाद जब बहुत रिकवर किया, उसके बाद उसका बीपी वगैरह डाउन हो रहा था, तो हमारे यहाँ जो सर्जन थे उन्होंने उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद में वो पेशेंट को लखनऊ ले गए चरक हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया और फिर उसकी माताजी ने नेक्स्ट डे, श्वेता की माताजी ने नेक्स्ट डे थाना बिलग्राम में एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे बच्ची का मतलब वो पीएम कराने के लिए। तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मायोकार्डिक इन्फेक्शन ड्यू टू वो क्या बोलते हैं उसको, इतना कट जाएगा। और जो आरोप लगे हैं क्या इसकी सत्यता है? वीडियो में डॉक्टर वसीम ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर स्वामी दयाल ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमसे 1 लाख रुपए मांगे हैं, और हमारे पास एक पत्र भी अभी सामने आया है, उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि जब मैं इनके यहाँ जांच करने गया था तो इनसे हमने 20,000 रुपये लिए। ये दोनों आरोप निराधार हैं, असत्य हैं। जहाँ तक बात 1 लाख रुपए की है, हमारे आवास पर डॉक्टर वसीम आए हुए थे। इनके 3 साथी एक कोर्ट केस में फंस रहे थे, जिसमें इनके अस्पताल में एक मृतका की मृत्यु हुई थी, और इसमें जो इनके 3 डॉक्टर थे वहाँ पे इलाज करने के लिए अथॉराइज नहीं थे। इन्होंने एक अल्प समय में मरीज को उसकी बीमारियों को अनदेखी करते हुए इलाज किया और महिला की मृत्यु हो गई। मैंने इनको सलाह दी कि अब इस समय मामला आपका कोर्ट में है, आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है और आपके खिलाफ जो जांच हुई है वो कोर्ट में जा चुकी है। उसमें जो है अब जो फैसला करना है कोर्ट को करना है। कोर्ट से बाहर एक फैसला आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप जिस की मृत्यु हुई है उसके पास से समझौता कर लें। वो अगर समझौता कर लेता है आपसे रुपए ले दे करके, तो आप उससे रुपए ले दे करके समझौता कर लीजिए। मैंने उनसे 1 लाख रुपए की जो बात कही थी
जो वो समझौता कर रहे थे उसके सुझाव के लिए उनको सुझाव दिया था। उसके वेटेज को समझें कि जो मैं सलाह दे रहा हूँ उसका वेट कितना है। इसलिए मैंने उनसे 1 लाख रुपए की बात कही थी। मैंने उनसे कोई घूस नहीं मांगा था। वो मेरी सलाह पर अमल करते उसका कितना वेट है इस चीज़ को उनको अवगत कराने के लिए मैंने 1 लाख रुपए की बात कही थी। बाकी और सारे आरोप निराधार और असत्य हैं। बस मुझे यही कहना है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में रोडवेज बस में एक महिला के बेहोशी की हालत में मिलने पर हड़कंप मच गया। महिला को पाली पीएचसी में दिखाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आधार कार्ड में महिला का नाम नीलम वर्मा निवासी मधौगंज मिला है। परिचालक ने बताया कि महिला ने दिल्ली तक का टिकट लिया था। सर, एक पैसेंजर हमारी गाड़ी में हरदोई से बैठे हैं। अकेली लेडीज है। 2:30 बजे करीब गाड़ी में बैठे, 3 बजे गाड़ी हरदोई से चली। इन्होंने अच्छे खासे थी, इन्होंने टिकट लिया। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए सर। दिल्ली के लिए? तब अच्छी स्थिति में थी, पैसे दिए हमको, टिकट लिया और गाड़ी चली। आधा घंटे के बाद रास्ते में सोने टाइम लग रही थी, सो रही हैं। पाली में हम कुछ पैसेंजर लोकल यात्री उतरे, तब लोगों ने बताया ये बेहोश हैं। मैंने इनके पास जाकर देखा, ये बेहोश थी। तो सर, ये पड़ोस में डॉक्टर हैं, उनके पास हम गए, उनको बुला के दिखाया। उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं है, लेकिन तब भी पुलिस को सूचना कर दीजिए, आगे की कार्रवाई वही लोग आपको बताएंगे। सर, मैंने 100 नंबर पे कॉल की, वहाँ एम्बुलेंस भी आई है सर। अब हम सर, इनका सामान सब सुरक्षित है। सब यात्रियों के बीच इनका बैग खोला गया। उसमें सर हमने उनका नंबर तलाशने की बहुत कोशिश की। इनके पास मोबाइल है सर, वो उसमें लॉक पड़ा हुआ है, उसको सर हम नहीं नंबर खोज पाए। नाम वगैरह कुछ पता चला इनका? इनका नाम आधार वगैरह है, उसमें नीलम वर्मा इनका नाम है। कहाँ के निवासी हैं? ये माधोगंज साइड का कुछ है, माधोगंज से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम पहुंचे और उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है। उसी कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जो लिमिट के ऊपर नहीं जाएगी। किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि इसका हल बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा। और बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में दर्शाता है कि हर वर्गों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए ये बजट था। साथ ही साथ भाई बहनों, साथ ही साथ मैं आप लोगों से चूँकि अभी आगामी जो चुनाव होने वाला, पंचायत चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि हमारी पार्टी विकास पे जोर करती है। विकास ही हमारा मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की जो हम कोशिश करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी इलेक्शन हम लड़ेंगे। और उसके लिए जो तैयारियां हैं उसको हमने पूरी तैयारी कर ली है। और इस तैयारी में सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक में हमने संयोजक को है, 8 ब्लॉक में संयोजक की नियुक्ति कर ली है। उसके साथ साथ जो है 39 जिला पंचायत वार्ड जो है उसके भी हमने संयोजक और प्रभारी को हमने नियुक्त कर लिया है। और उसके जो 640 ग्राम पंचायत है उसमें भी हमने संयोजक को है उनकी नियुक्ति कर दी है। हम 26, 27, 28 एक बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं वार्ड लेवल पे, जहां पर प्रभारी जो है वार्ड लेवल पे प्रोग्राम करेंगे, बैठक लेंगे और उसकी तैयारी की जोरदार जो है आगामी इलेक्शन की तैयारी के जो स्वरूप रूपरेखा तैयार जो है उसके बारे में सबको उसके आगाह कराएंगे। और मुझे लगता है कि जो आगामी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम प्रचंड बहुमत से सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि इतिहास एक बार फिर से रचाएंगे, इसलिए कि लोगों का विश्वास हम जीतने में कामयाब हुए हैं और लोगों के विश्वास को आगे और भी जीतते रहें, इसके लिए और उनकी सेवा करते रहें। इसी तरह से हमारे अपने सारे जितने भी जो लोग प्रभारी हुए या संयोजक जिनको नियुक्त किया गया है वो हर घर के दरवाजे खटखटाएंगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो अपने मैनिफेस्टो और अपने इलेक्शन के कार्यक्रम में उसके बारे में रूपरेखा तैयार करके लोगों के समक्ष रखेंगे भी। तो मैं बस इन बातों के साथ आपके साथ ये बातें आपके सामने रखना चाहता था। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं उस पर उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगा, बट सब्जेक्ट हमारा आज का यही था। फिर भी आपके पास कोई सवाल होता है? राकेश टिकैत को कैसे समझाएंगे भाजपा? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि किसान रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो राकेश टिकैत जी हों चाहे और भी हों, सभी रिप्रेजेंटेटिव में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनसे वार्तालाप चल रही है। हमारे बड़े अधिकारी और हमारे बड़े लीडर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके समक्ष इसकी जो बातें जो होंगी उससे और जो एक पॉजिटिव हमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट जो सकारात्मक उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने भी आपके समक्ष भी रखा जाएगा। कौशल जी, इस समय पेट्रोल की कीमतें लगातार डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे सरकार कैसे रोक लगाएगी? कुछ नहीं लग रहा नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं, चूँकि आपने बात ये महत्वपूर्ण बात है और इसको हम थोड़ा विस्तार से बोलना चाहते हैं, इसलिए कि जनता को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि थोड़ा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, लेकिन आप उनको उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को कि और इसको ये भी कोई एक सीमा के ऊपर पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं जाएंगे, लेकिन जब ऐसी महामारी आई जिसके बारे में किसी की जानकारी नहीं थी, उस वक्त क्या हो गया कि एक तरफ तो बिल्कुल सरकार की हर आमदनी बंद हो गई, जो रेवेन्यू जो सरकार का होता है वो जो नल उसका बंद हो गया, टैप बंद हो गया, और दूसरी तरफ सरकार कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बराबर सोचती, जनता के बारे में सोचती, गरीबों के बारे में। ये हमारी सरकार की नीति है कि गरीब आदमी कभी भूखा ना रहे, इसलिए हमने 1,95,000 करोड़ का सबसे पहले जो है हमने जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं इमीडिएटली जो है महामारी में अनाउंस किया। पूरे महामारी के समय 27 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। जाहिर है उतने पैसे सरकार के पास नहीं थे, फिस्कल डेफिसिट जो है वो 9.5% हुआ, लेकिन उस बीच में हमने जो अगर सरकार के पास कोई खजाना ना हो लेकिन पूरे खजाने को खोल देना लेकिन गरीबों के लिए, वो सरकार की नीति थी। इसलिए उस वक्त थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम जब कम भी थे तो हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उनको लिया ताकि आम नागरिक जो है, गरीब नागरिक जो है उसकी सेवा कर सके। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने जो भी एक पैसा लिया, एक पाई, वो पाई जो है सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी कोई भत्ते पे नहीं खर्च हुआ है, बल्कि ये सारी चीज़ें गरीब आदमी के पेट में अनाज जाने के लिए, गरीब आदमी जिसके यहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिनके यहाँ और भी समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए घर घर तक बिजली पहुँचाने का काम इसी पैसे से हुआ है। ये एयर मार्क्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जहाँ पर सड़कें में हमारे किसान भाई बहन जाते थे, उनके अगर आप एक दूध वाले जा रहे हैं तो दूध छलक छलक के बाहर आ जाता था, पेट्रोल छलक छलक के उनका 10 किलोमीटर का एवरेज हो रहे तो वो 5 किलोमीटर देता था, 20 का तो 10 देता था, इसलिए कि वो भी उनका नुकसान होता था। अब हम स्मूथ रोड, सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी सड़कें बनाई हैं वो इन पैसों का उस जगह इस्तेमाल हुआ है। हम साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ओपेक प्लस अदर कंट्रीज जो पेट्रोल, जो कच्चे तेल जहाँ से उत्पादन होता है, वो कंट्रियाँ ने एक कार्टेल बना के दाम बढ़ाया और प्रोडक्शन कम कर दिया। हमने हर प्लेटफॉर्म पे हमारी सरकार ने मजबूती से इस बात को रखा है और उस पर बहुत कोशिश की, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो वो उत्पादन अपना बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि वो प्राइस जो है कम हो जाएगा। अगर आप अपना डिमांड जो है वो ज़्यादा है और आप उत्पादन कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो जाहिर है उसका नुकसान जो प्राइस पर दिखता है। तो वो पिछले दिनों सऊदी अरब ने किया, बाकी दूसरों ने किया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सबसे बात की है और मुझे लगता है कि वो लोगों ने तैयारी की है कि थोड़ा उत्पादन बढ़ाएंगे। जैसे उत्पादन बढ़ेगा रेट भी कम होगा और यहाँ भी रेट कम होगा। लेकिन फिर भी मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये पैसा एक एक पाई गरीब नागरिक के सुविधाओं को देने के लिए खर्चा किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार के अलग खर्चे हैं उसमें ज़रा से भी खर्चा नहीं किया, और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए खर्चा किया गया। और आगे भी इन पैसों, लेकिन आगे भी अगर तेल का दाम और भी ज़्यादा बढ़ गया, उसके बावजूद बहुत दाम, एक सीमा के ऊपर तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, तेल का दाम ज़रूर घटेगा। और आगे ये मैं कह सकता हूँ, आज ये कह सकता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है इस देश को उन लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए जिनके पेट खाली थे, उनको अनाज पहुंचाने के लिए। नवंबर तक अनाज फ्री देना किसी सरकारों ने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हमारी सरकार ने एक गरीब परिवार को अगर अनाज नहीं है तो लॉकडाउन के समय देने के लिए। साथ साथ अगर महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालना, या फिर किसानों के अकाउंट में पैसा डालना, या फिर आम नागरिक के पैसे डालना, या पेंशनर्स के अकाउंट में पैसा डालना, ये सब हम लोगों ने कर पाए ताकि ये जो है थोड़ा हम एक्साइज ड्यूटी इस पर कलेक्ट कर पाए। लेकिन हम उन लोगों को धन्यवाद भी देना चाहते हैं जो कि आज उन्होंने अपना योगदान दिया है। जो पेट्रोल प्राइसेस में जो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है
उसमें उनके पैसे का इस्तेमाल जो है, जो गरीबों तक पहुँचती, जो सुविधाएं पहुँचाने के लिए प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन के बारे में खर्च किया है, उनके योगदान से हुआ है। उनको भी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आश्वासन भी साथ साथ देता हूँ कि एक सीमा से ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेगी और यहाँ से उम्मीद करता हूँ जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे तेल के कच्चे तेल के दाम कम होगा, यहाँ भी दाम कम होगा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनावों की तैयारी की जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता स्थित मुख्यमंत्री आवास पर विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी मौजूद रहने की पूरी संभावना है। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइंस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम सभी स्टेक होल्डर को एक समान अधिकार देना चाहते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल के साथ खास बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फिल्म और टीवी के लिए रेगुलेशन बॉडी है तो OTT के लिए क्यों नहीं बन सकती। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हमने OTT प्लेटफॉर्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं किया है, हम तो सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को खुद ही बताना होगा कि फिल्म किस कैटेगरी का है, साथ ही उन्हें बताना है कि एक कैटेगरी के कंटेंट के लिए क्या पैरेंटल कंट्रोल है और किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल ना हो। उत्तर प्रदेश की मथुरा में मथुरा BSF के ब्रास बैंड ने वृंदावन में संगीत टीम के साथ शो का आयोजन किया। शांति से सेवा धाम स्थल पर BSF के ब्रास बैंड टीम के सदस्यों ने दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए धुन को बजाकर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाई। करीब 1 घंटे चले संगीत शो में BSF कमांडेंट वीरेंद्र दत्ता की अगुवाई में बैंड के सदस्यों ने वाद्य यंत्रों पर सुमधुर स्वर लहरियों से लोगों का मनोरंजन किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दबंग मकान मालिक और उसके गुर्गों ने किराए के विवाद को लेकर दुकानदार को जबरदस्ती मकान से बाहर निकालकर दुकान के सामान को रॉड पर फेंक दिया। पीड़ित संगीता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने देवगांव कोतवाली को कार्रवाई के साथ ही पीड़िता को मकान में कब्जा दिलाने के निर्देश दिया है। जब पुलिस कब्जा दिलाने के लिए मकान पर गई तो दबंग मकान मालिक देवनाथ और उनके गुर्गों ने पुलिस की टीम को कब्जा दिलाने से रोक दिया और पुलिस पर ही पथराव कर दिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कस्बे में भारी संख्या में पुलिस बल और PSC तैनात कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में देवगांव कोतवाल को निलंबित कर दिया है। बाजार में किराए की दुकान में दुकान करने वाली महिला श्रीमती संगीता गुप्ता की दुकान को बिना प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए कल उसका सामान वहाँ के जो किराया दुकान के मालिक हैं, बाजार के मालिक हैं, उनके द्वारा उसका सामान सड़क पर निकाल कर फेंक दिया गया था। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को मौके पर भेजा गया था और उनसे इसमें उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। जिनके द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, इस संबंध में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक संजय यादव को उचित कार्रवाई न करने और दुकान खाली करने में खाली कराने में प्रथम दृष्टया संलिप्तता होने पर निलंबित किया गया है। और जब पुलिस द्वारा महिला का सामान पुनः दुकान में रखवाने का प्रयास किया गया तो जो बाजार के मालिक हैं और अन्य लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस द्वारा भी हल्का बल प्रयोग किया गया है और इस संबंध में महिला का सामान दुकान जबरदस्ती खाली करके सामान सड़क पर फेंकने और पुलिस के कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर पथराव करने से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।